बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your chemistry instructor मोहम्मद इरफान क़य्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग नम्स केमिस्ट्री 2022 वाले पोर्शन को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ कोवलेंट इन नेचर। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नेचर जो है वो कोवलेंट रखता है। बच्चे देखें, यहाँ पे आपसे वो आयनिक भी पूछ सकता था और वो कोवलेंट भी पूछ सकता था। अगर हम लोग आयनिक की बात करें तो हम लोग ये बातें डिस्कस करते हैं कि जब भी हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके दरमियान जो बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। सिमिलरली ग्रुप 1A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के दरमियान जो बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। अगर हम लोग ग्रुप 2A की बात करें तो ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप 6A के साथ भी आयनिक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं और सिमिलरली ये ग्रुप 7A के साथ भी बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है इट इज़ फाउंड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमें पता है कि मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं दे एक्ट एज मेटल्स, जबकि जो ग्रुप 6A और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स होते हैं दे एक्ट एज द नॉन मेटल्स। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग ए ऑप्शन को देखें NaCl, अब इसमें सोडियम ग्रुप 1A से बिलोंग कर रहा है और जो क्लोरीन है ये ग्रुप 7A से बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन ये हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता। अगर हम लोग MgCl2 की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है और क्लोरीन जो है ये 7A से बिलोंग कर रहा है। अगेन 2A का 7A के साथ जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। AlCl3, बच्चे एलुमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। बच्चे AlCl3 के दो सिनेरियो हैं, याद रखिएगा। अगर ये गैशियस फेज के अंदर है तो इन केस ऑफ गैशियस फेज एलुमिनियम क्लोराइड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। और बच्चे अगर तो आप लोग पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जहाँ पर हैलाइड्स की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम लोग AlCl3 को पॉलीमेरिक हैलाइड्स के नाम से पढ़ते हैं। तो वहाँ पर इसका किसी ना किसी हद तक आयनिक हैलाइड से जो करैक्टर होता है वो कम हो चुका होता है। वैसे भी हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये बात डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो जो आयोनिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो बच्चे यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास है सोडियम, एक हमारे पास है मैग्नीशियम, एक हमारे पास है एलुमिनियम और एक हमारे पास है पोटाशियम। अब बच्चे ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 1A से। जो मैग्नीशियम है ये बिलोंग करता है ग्रुप 2A से, जबकि जो एलुमिनियम है ये ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 3A के अंदर होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि लेफ़्ट राइट जो आयोनिक करैक्टर है ये डिक्रीज़ होता है और आयोनिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है। तो दूसरे अल्फाज में हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर बेसिकली कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस वजह से बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल्स। अल्फा ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में इंक्रीज़ करती है, जबकि ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है। रीज़न क्या होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है और शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ने की वजह नंबर ऑफ़ शेल्स का बढ़ना होता है। तो बच्चे ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ ये सारी की सारी बातें MCQs के तौर पे बन सकती हैं। उसके बाद बच्चे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स की। मेटल्स वो रिएक्टिव होती हैं दैट हैव द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजीली। और बच्चे हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसान होता जाता है और जितना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होता जाएगा हम लोग बोलेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। 40 ऑप्शन है बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो बच्चे जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग तो हम लोग वहाँ पर ये बात डिस्कस करते हैं, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये तमाम की तमाम टर्म्स हैं ये पीरियड्स में बढ़ा करती हैं। रीज़न एक ही है जो मैंने ऊपर लिख दी हुई है और ग्रुप्स में इनकी वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। अब उन्होंने हमसे एक ऐसी चीज़ पूछी थी जो कि ग्रुप में इंक्रीज़ करेगी। तो बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज़ करती है जबकि रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो बीटा आ जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 है द सोलेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बच्ची ये स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा मसला है। देखिए उन्हें या तो मतलब कोई ना कोई चीज़ लिखनी चाहिए थी। वो सल्फेट्स की बात कर रहा है, वो नाइट्रेट्स की बात कर रहा है, वो हाइड्राइड्स की बात कर रहा है, वो ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। लेकिन बच्चे मैंने आप लोगों के सामने बातें लिख दी हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखिएगा हमेशा कि जब भी वो बल्कि अनाइंस की बात करे, मतलब वो आपसे कहे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो सल्फेट्स की बात कर रहा है, वो आपसे कहे कि हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के फॉस्फेट्स की बात कर रहे हैं, वो आपसे कहे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर बच्चे याद रखिएगा सोलेबिलिटी के लिए जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है दैट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। और सोलेबिलिटी का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और चार्ज डेंसिटी का चार्ज ओवर साइज़ के साथ जो है वो रिलेशन होता है। अब बच्चे जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं इन सभी के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। मतलब मैं अगर इस फैक्टर को निकाल दूँ और मैं देखना चाहूँ टॉप टू बॉटम, तो बच्चे टॉप टू बॉटम हमें पता है साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो एज अ रिज़ल्ट उसकी सोलेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो बच्चे याद रखिएगा चाहे वो सल्फेट्स की बात करे, चाहे वो फॉस्फेट्स की बात करे, चाहे वो नाइट्रेट्स की बात करे, इन सभी केसेस में टॉप टू बॉटम सोलेबिलिटी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। लेकिन बच्चे अगर स्मॉलर एनाइंस हों, लाइक वो आपसे सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, वो आपसे सोलेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करता है, तो तब बच्चे याद रखिएगा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी का सोलेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है और लैटिस एनर्जी अगेन चार्ज टू साइज़ के साथ रिलेट करती है। अब हमने कहा कि टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ेगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी और जब लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट उसकी सोलेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स की सोलेबिलिटी की वैल्यूज़ बढ़ती हैं जबकि सल्फेट्स, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स की जो सोलेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। तो अगर तो वो सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट में से पूछता तो हमने कहना था डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर वो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स की बात करता तो फिर हमने कहना था इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लेकिन बच्चे अगर हम लोग जनरल फैक्ट्स की बात करें, मैं फिर कह रहा हूँ इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर जनरली बात करें तो जब भी सोलेबिलिटी की बात की जाती है तो हम लोग मोस्टली सल्फेट्स या नाइट्रेट्स को लेकर जो है वो कंपेयर करते हैं। और सल्फेट्स और नाइट्रेट्स बल्कि एनाइन हैं, इस केस में आपके पास जो सोलेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप आ जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, बल्कि एनाइन हो तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिहाज से बात करेंगे और अगर स्मॉलर एनाइंस हों तो फिर हम लोग जो है वो लैटिस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। ये बात एस एच है जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उनके अंदर एस एच ऐसे बातें लिखी हुई हैं। लेकिन पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स वहाँ पे इस तरह से बातें तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ऐसा ज़रूर लिखा हुआ है कि किसकी सोलेबिलिटी बढ़ती है, कम होती है। तो उसकी रीज़न भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है कि अगर बल्कि एनाइंस होंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है और अगर स्मॉलर एनाइंस होंगे तो लैटिस एनर्जी जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रही होती है। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज़ एग्जिबिटेड बाय। बच्चे याद रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्कीन्स है। पंजाब बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल दी ही अल्कीन की हुई है। ना अल्कोहल ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं, ना ईथर्स शो करते हैं और ना ही अल्काइंस। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 होती है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के लिए मोस्टली पाई बाउंड का होना ज़रूरी है। अगर हम लोग अल्कोहल्स की बात करें लाइक CH3OH, बच्चे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही नहीं, ऑप्शन निकल गई। ईथर्स की बात करें CH3OCH3 सिंगल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन से निकल गई। अल्काइंस, बच्चे अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन बच्चे इसकी दूसरी कंडीशन भी होती है और दूसरी कंडीशन क्या होती है, 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू अ रिस्ट्रिक्टेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब बच्चे अगर हम लोग बात करें ना अल्काइंस की, तो अल्काइन के केस में तो ग्रुप ही एक एक अटैच है, तो इसका मतलब इसके साथ 2 ग्रुप्स ही नहीं है जिनकी वो पोजीशन को चेंज कर सकेगा, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो अल्कीन्स ही बचती हैं लाइक CH
सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाए हमारे पास CH3। तो बच्चे C डबल बॉन्ड C, पाई बॉन्ड आने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हुई। और अगर आप लोग इसके साथ अटैच ग्रुप देखें तो वो भी दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे अल्कीन्स कैन शो द फिनोमिना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इसके साथ साथ बच्चे ये भी याद रख लीजिएगा, जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं दे कैन आल्सो शो द फिनोमिना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, लेकिन उसकी भी शर्त ये होती है कि अगर ये साइक्लो अल्केन है तो इसके साथ जो अटैच ग्रुप्स हैं इनका डिफरेंट होना ज़रूरी होता है, तब भी जाकर जो है ये फिनोमिना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर सकती हैं। खैर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट है, बेंजीन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम फिनॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बच्चे ये रिडक्शन विद जिंक वाला रिएक्शन है कि अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवाएं, ये फिनॉल है और हम लोग इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवा दें, तो जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना देगी और ये हाइड्रोजन अगेन बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगी, तो हर कार्बन के साथ फिर से एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बेंजीन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास रिडक्शन विद जिंक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ल्यूकेस टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। बच्चे हम लोग पढ़ते हैं कि जो ल्यूकेस रिएजेंट होता है दैट इज़ ZnCl2 प्लस HCl। हम लोग इसमें अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये सारी बातें MCQs हैं। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? एक नेगेटिव पार्ट नेगेटिव को रिप्लेस कर दे तो बच्चे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। और ये जो RCl बनता है, अल्काइल हैलाइड्स आर ऑयली नेचर, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। अब अल्कोहल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली बच्चे, अगर तो टर्शियल अल्कोहल हो तो ये वाला जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली हो जाएगा फौरी तौर पे, और अगर आप लोगों के पास हो सेकेंडरी अल्कोहल तो बच्चे इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, फिर जाके आपके पास ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेगी। और अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो बच्चे ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आप लोग इसको हीट करते हैं, हार्श कंडीशन देते हैं, तब जाके ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्कोहल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिनॉल हैज़ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स। बुक के अंदर ऐसे चीज़ लाइन है, ये कलरलेस होते हैं, चारों के अंदर है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, तो बच्चे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और डी लिक्विसेंट सॉलिड, डी लिक्विसेंट ऐसा सॉलिड होता है दैट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। बच्चे मॉइस्चर को अपने अंदर जज़ब करता जाता है और ये उस वक्त तक मॉइस्चर को, नमी को, पानी को अपने अंदर जज़ब करता जाएगा जब तक इसका एक सोल्यूशन नहीं बन जाता। मतलब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक फॉर्म है, मैं इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ तो ये पानी को अपने अंदर हल करता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे, ये इतना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देगा कि अब ये सॉलिड नहीं रहेगा, बल्कि वो जो सॉलिड होगा वो पानी के अंदर मिक्स होकर उसका सोल्यूशन बना देगा। तो ऐसे सॉलिड को जो है वो हम लोग बेसिकली डी लिक्विसेंट सॉलिड का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा कि ये कलरलेस भी होता है, क्रिस्टलाइन भी होता है और डी लिक्विसेंट सॉलिड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे हमारे पास कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ गिवन बाय। बच्चे कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन ही होती है कि सिर्फ और सिर्फ वही एल्डिहाइड्स, नंबर 1 देते ही सिर्फ एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स ही रिएक्शन देंगे ही नहीं। याद रखिएगा, जो मर्ज़ी कीटोन ले आएँ। बहुत से बच्चे कीटोन लेकर आते हैं कि सर ये C डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी मैं CH3 लगा दूँ, मैं यहाँ पे भी CH3 लगा दूँ, मैं यहाँ पे भी CH3 लगा दूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। ये कीटोन है। कंडीशन वो मुझे बताते हैं सर कैनिज़ारो रिएक्शन की हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये एक अल्फ़ा कार्बन है और एक ये अल्फ़ा कार्बन है और इनके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इट मीन इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कीटोन ही है, इसको शो करना चाहिए। तो बच्चे ये जो ग्रुप्स होते हैं दे कॉज द स्टीयरिक हिंड्रेंस, वो आने वाले ग्रुप को अटैक करने ही नहीं देते। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है, बट स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफ दीज मिथाइल ग्रुप्स
जो है वो रोकती है किसी भी सब्सटेंस को आके इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करने से। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कीटोन्स सिरे से रिएक्शन देते ही नहीं हैं। अब एल्डिहाइड्स, सबसे पहले अब फॉर्मेल्डिहाइड बचे, तो सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इसमें अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, और अल्फ़ा कार्बन ही होगी तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगी, यही राइट ऑप्शन है। अगर एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब बच्चे ये अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो शो करेगा। अगर हम लोग बात करें एसीटोन की, तो बच्चे एसीटोन में भी हमारे पास जो है वो दो दो अल्फ़ा कार्बन है और इनके साथ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर ब्यूटानोन की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ CH3, एक तरफ CH2 और CH3 आ जाएगा, तो इसमें 2 अल्फ़ा कार्बन है जबकि 5 इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ब्यूटानोन भी ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन आ जाता है दैट इज़ फॉर्मएल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। कहता है द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कीटोन्स इज, मतलब कोई ऐसा टेस्ट बताएं जो सिर्फ कीटोन शो करें। तो बच्चे वो वाहद एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है। वाइन और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जब आप लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का जो है वो कीटोन्स के साथ रिएक्शन करें। जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है बच्चे, एक बेनेडिक्ट और फेहलिंग सोल्यूशन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देती हैं, ना तो ये रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स शो करते हैं और ना ही ये वाला जो रिएक्शन है वो कीटोन्स शो करती हैं। सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेंगे। अगर हम लोग टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो ये ऑल एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हैं चाहे वो एरोमेटिक हैं, दोनों के दोनों ही ये रिएक्शंस शो कर देते हैं। लेकिन जो कीटोन्स होती हैं बच्चे, कीटोन्स ये वाला रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इन बातों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। खैर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और अगर हम लोग वाटर की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो वाटर का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और दूसरे आइटम के पास जो है वो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। तो बच्चे PV इज इक्वल टू NRT, मशहूर ज़माना, ये एग्जांपल है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, और जो बच्चे सुन रहे हैं उन्हें भी इस चीज़ का एग्जैक्ट आइडिया है कि PV इज इक्वल टू NRT। बच्चे नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वैल्यू ऑफ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। आपने उसको एक्सपेंड होने से, फैलने से रोकना है, मतलब आपने उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना। कैसे पॉसिबल है? एक मैंने टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन कायम करना है और मैंने एक प्रेशर के साथ करना। क्या मैंने वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देना, वॉल्यूम को कम करना है। अब बच्चे वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। मैंने वॉल्यूम को क्या करना है? कम करना है, और अगर वॉल्यूम को कम करना है तो मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो जहाँ पे लिखा है ना टेम्परेचर इज इंक्रीज, इसको तो निकाल दें। अब बात करते हैं प्रेशर की। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने वॉल्यूम को कम करना है, अगर वॉल्यूम को कम करना है मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हमने एक्सपेंड करने से रोकना है। अगर एक्सपेंड करने से रोकना है मीन टू से हम लोग उसका वॉल्यूम बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि वॉल्यूम को कम करना है, और अगर वॉल्यूम को कम करना है तो उसके लिए मुझे फिर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इज़ लोअर्ड एंड प्रेशर इज़ इंक्रीज। बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच वेरिएबल मेंशनड इन आइडियल गैस इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन अदर गैस लॉज। बच्चे अब देखें, हम लोग जो गैस लॉज पढ़ते हैं, एक बॉयल लॉ है, एक हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक गैल-ल्यूजिक लॉ है जो एफएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक गैस लॉ ही है। और इसी तरह से हम लोग एक डिस्कस करते हैं वो गैड्रोस लॉ। इनके अगर स्टेटमेंट देखें तो बॉयल्स लॉ में ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में कहता है कि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड जबकि यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं।
गैलियोजिकला हमें कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जबकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं। इसी तरह से एवोगैड्रोस लॉ हमें कहता है कि भाई वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जबकि इसमें जो कांस्टेंट हैं दैट आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चे अगर तो देखा जाए कांस्टेंट को, तो वो टेम्परेचर भी होता है, वो प्रेशर भी होता है, वो वॉल्यूम भी होता है, और वो नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं। लेकिन बच्चे कौन सा फैक्टर ज़्यादातर कांस्टेंट कंसिडर किया जा रहा है? तो 3 लास्ट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स को ही सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे राइट ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो डेल्टा ही है कि नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। बच्चे जब हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन के, तो हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा है। बच्चे एथानॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, एक अल्कोहल है। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 OH आने की वजह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो बच्चे हमारे पास एसीटोन ही बचता है। हम लोग जब एल्डिहाइड और कीटोन्स का यूनिट पढ़ाते हैं ना, तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये बात बताई जाती है कि एसीटोन और जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, दे हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो इनका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़। बच्चे ये एक फैक्ट है, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। अल्फ़ा ऑप्शन 4.18 जो कि 4.2 के करीब तरीन है। अगर आप लोग पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जहाँ पे ग्लास क्लोरीमीटर का टॉपिक लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वहाँ पे नीचे एक न्यूमेरिकल मौजूद है, और उसकी न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट की लास्ट लाइन है उसी के अंदर इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। तो ये वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इज़ मोस्टली रेज्ड बाय डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चे इंट्रा के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि अगर आपने चीज़ को बॉयल करना है ना, तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनको ब्रेक करना होता है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर किसको डिस्कस करता है? इंट्रामॉलिक्यूलर तो डिस्कस करता है एक मॉलिक्यूल में मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर तो ये सिरे से डिपेंड ही नहीं करती ना, इसको तो निकाल ही दें। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अब बच्चे आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जबकि बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर आयन डायपोल फोर्सेस इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का बढ़ सकता है इन ऑप्शंस में से बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सोलेबिलिटी ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन वाटर। बच्चे बहुत ही एक सादा सा रूल है, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास 9th क्लास का सोल्यूशन वाला। उसमें आप लोग एक रूल पढ़ के आते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि जो चीज़ जैसी होती है ना वो उसी तरह के सब्सटेंस के अंदर जो है वो अपने आप को हल करती है। अब अगर हम लोग वाटर की बात करें तो ये भी पोलर है, और अगर हम लोग आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ये भी पोलर हैं। तो आयनिक सब्सटेंस पानी के अंदर हल ही इस वजह से होते हैं क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल भी पोलर होता है और आयनिक सब्सटेंसेस भी पोलर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि नेचर ऑफ डायमंड एज सॉलिड इज। कोवलेंट सॉलिड की एग्जांपल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, और कोवलेंट सॉलिड में भी 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक हमारे पास लेयर्ड कह लें के सॉलिड्स होते हैं, और एक हमारे पास जाइंट सॉलिड्स होते हैं। तो जो डायमंड है, दिस वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ जाइंट कोवलेंट सॉलिड। ये बातें भी सारी की सारी
MCQs के तौर पे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज लाइटर एज फीदर एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। बच्चे इसका राइट ऑप्शन है ग्रेफीन। व्हाट इज़ ग्रेफीन? अगर ये हमारे पास इस तरह से, दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बच्चे इस लेयर्ड स्ट्रक्चर में से अगर एक लेयर की बात करें ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफीन। अब ये सिंगल लेयर होता है, वन सेल थिकनेस होती है इसकी। वन सेल थिकनेस होने की वजह से हम लोग कहते हैं दिस वन इज़ एज लाइट एज फीदर, पर की तरह से ये हल्का होता है। लेकिन बच्चे अगर हम लोग इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील के मुकाबले में भी ज़्यादा होती है। चीज़ों का वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत इसकी बहुत ज़्यादा है। ग्रेफीन ही राइट ऑप्शन होगा। अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें तो बच्चे ग्रेफाइट के अंदर बहुत सारे ग्रेफीन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो इसकी थिकनेस कम नहीं होती, ये लाइटर नहीं होता है एज फेदर। इसी तरह से डायमंड भी एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम लोग मरकरी की बात करें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ब्रोमीन और मरकरी ये वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, आंसर इज़ 7.35 टू 7.45। फैक्ट है, चैप्टर नंबर 8 पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। तो बच्चे हमारे पास पार्ट 1 था नम्स केमिस्ट्री 2022 का। नम्स केमिस्ट्री 2022 का भी जो सारे का सारा पोर्शन है वो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के PDF नोट्स, फ्री टेस्ट सेशन कंडक्ट हो रहा है हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोग किसी भी केमिस्ट्री के यूनिट के लिए 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी क्वेरी है जिसका आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं, तो बच्चे आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।